हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में 94% स्कोर किया था और अपने 12th स्टैंडर्ड में मैंने साइंस स्ट्रीम के साथ 91% स्कोर किया था। और क्योंकि मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स रिसेंट ईयर्स में ही दिए थे, इसीलिए आपके सर चाहते थे कि 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स मैं बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने अभी हमारे मैक्स 1 और मैक्स 2 का पोर्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो देख लो। ठीक है, वैसे अभी हम हमारे साइंस का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लेक्चर्स के बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, ये आपका पहला चैप्टर साइंस 1 का। तो इसको आप फिज़िक्स का भी पहला चैप्टर बोल सकते हो, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन ये जो टॉपिक है हम इसको फिज़िक्स में डील करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपका फिज़िक्स का पहला चैप्टर है। फिज़िक्स नाम सुन के मत डरना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इस सब्जेक्ट से नफरत करा सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको पढ़ के आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, देखो चैप्टर के नाम में ही हमें दिख रहा है लॉज ऑफ मोशन, यानी कि हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, हम किस बेसिस पर बोल सकते हैं कि मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हम कौन से टॉपिक, ये जो माइक है हमें हमेशा बताता है कि हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक है मोशन, फिर एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो, न्यूटन अंकल का भी नाम आने वाला है अभी लास्ट हमारे टॉपिक में। अब देखिए, सबसे पहले क्या है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर है कि मोशन कर रहा है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। अभी हमसे यहाँ पे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन में आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए, ये 4 के 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए और पूछा है कि इनमें से कौन मोशन कर रहा है कौन मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। ऑब्वियसली बात है, जब हमारी चिड़िया जो होती है, जब चिड़िया उड़ती है तो जो हमारी चिड़िया उड़ती है तब तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अभी मान लो ये हमारी चिड़िया एक है जो कि उड़ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे उड़ के गई, मतलब ये मोशन कर रही है। ये भी ज़मीन पे बैठी थी ना हमारी चिड़िया, तो हमारी चिड़िया उड़ के हवा में इतनी ऊंचाई पर चली गई, यानी कि वो अपनी जगह से यहाँ हवा में पहुँच गई उड़ उड़ कर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि चिड़िया ने मोशन किया है। स्टेशनरी ट्रेन, देखो नाम में ही लिखा है स्टेशनरी, यानी कि वो ट्रेन अपनी जगह पर रुकी हुई थी। तो क्या ये ट्रेन मोशन करेगी? बिल्कुल नहीं। चिड़िया मोशन करेगी? हाँ, चिड़िया मोशन करेगी। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, यानी कि जो पत्ते होते हैं वो पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद ही बता दो मुझे कि जब पत्ते हवा में उड़ रहे हैं तो क्या मोशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है, पत्ते तो मोशन करते हैं उड़ते टाइम। अ स्टोन लाइंग ऑन हिल, मतलब एक हिल के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है खाली, तो जब वो पत्थर रखा हुआ है हिल के ऊपर, क्या वो खुद से मूव करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यानी कि पत्थर मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, थिंक अबाउट इट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इनका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जब आप बस में बैठे रहते हो, मान लो आपका दोस्त आपके बाजू में बैठा है और जब बस चल रही है तो बस तो चल रही है, लेकिन क्या आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है? मतलब कि ऐसा क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका दोस्त मूव कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा थोड़ी लगता है कि हमारे बाजू में जो हमारा दोस्त बैठा है हमारे बाजू में ही बैठा है। ऐसा थोड़ी है कि बस जब चली तो फिर वो आगे भाग भाग के निकल गया, वो हम लोग के बाजू में बैठा है तो हम लोग के बाजू में ही बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा दोस्त मोशन नहीं करता है, हमारा दोस्त। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि आप किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लो अगर ये जो आदमी है यहाँ पे, अगर ये भाग भाग के यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एक जगह से यहाँ दूसरी जगह पहुँच गया, अगर वो चल के भाग के दौड़ के जैसे भी वो एक दूसरे से दूसरी जगह पहुँच गया, तो हम बोल सकते हैं कि उसने मोशन किया है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम बोलेंगे उसने मोशन नहीं किया है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे वही लिखा है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर गया तभी हम बोल सकते हैं कि वो मोशन किया है, अगर वो नहीं गया तो हम बोलेंगे वो उसने मोशन नहीं किया, वो अपनी जगह पर ही है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक टॉपिक दिया, आप देखो ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके लिए मैं अपनी स्लाइड बदल लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं एक के बाजू में एक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में क्लियर हो जाए। तो अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस या फिर आप डिस्टेंस आप 2 बार तो लिखोगे नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होती है आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ जो कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस वो पाथ लेंथ होती है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है और डिस्प्लेसमेंट वो पाथ लेंथ होती है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पे देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब यहाँ पर खड़ा है एक आदमी, ठीक है। अब ये आदमी या तो यहाँ से यहाँ जा सकता है भाग भाग के, या तो यहाँ से जा सकता है भाग के, और वो यहाँ से जा सकता है भाग के। या तो वो ऐसे 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 घूम के कैसे भी वो यहाँ पे भाग सकता है। ठीक है, अब मेन क्या मोटिव है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँचना है। वो ऐसे जा सकता है, वो ऐसे जा सकता है, और वो ऐसे करके भी जा सकता है। ठीक है, अब ये तीनों केसेस में डिस्टेंस जो आदमी ने चला वो डिस्टेंस अलग अलग है। अब मान लो मैं सारे डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ, ये डिस्टेंस 1, ये है पाथ 2, ये है पाथ 3। तो क्या आप बोल सकते हो कि पाथ 1 और पाथ 2 और पाथ 3 के बीच में जो आदमी ने जो भी इन पाथ से चला डिस्टेंस सेम है? अगर आदमी इस पाथ से गया और इस पाथ से गया और इस पाथ से गया, ठीक है, क्या आप बोल सकते हो कि तीनों पाथ जो भी आदमी ने चला है क्या वो तीनों का डिस्टेंस सेम है? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि पाथ 1 का डिस्टेंस अलग है, पाथ 2 में आदमी अलग रास्ते से गया है, और पाथ 3 में भी अलग रास्ते से गया है। यानी कि तीनों का डिस्टेंस तो सेम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि तीनों पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3 में आप आदमी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट इस आदमी का हर जगह सेम होगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम होगा? क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दोगे, मैंने बोला इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पाथ 1, 2, 3 में बताओ सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? आप बोलोगे पाथ 2 सबसे ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है। यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी 1 से जाए, 2 से जाए, 3 से जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट यही होने वाला है। ये जो हमारा ये पाथ है ना, यही पाथ आदमी का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, या फिर चाहे वो यहाँ से होकर यहाँ पर वापस आए, वो कहीं से भी आए। अल्टीमेटली जो पाथ ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पाथ 1, 2, 3 का डिस्टेंस सेम है? आप बोलोगे नो, पाथ 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट बताओ पाथ 1, 2 और 3 में आदमी का, तो क्या वो सेम रहेंगे? यस, वो सेम रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे वापस से बताओ। ठीक है, अभी मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक आदमी ऐसे गया और दूसरा आदमी यहाँ से गया। ठीक है, एक आदमी ने ऐसे ऐसे टर्न लेके गया और दूसरा
ये हमारा पहला आदमी और ये है दूसरा आदमी। दूसरा आदमी ने यहाँ से गया, तो क्या आप बता सकते हो मुझे डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ होगा, कौन से पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ए और बी में? तो आपका आंसर आ गया होगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसीलिए ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ क्योंकि दोनों ए से बी पर ही पहुँचे आखिर में? हाँ बिल्कुल, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ। लेकिन क्या दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम नहीं है। देखो, ये आदमी ने यहाँ से यहाँ मान लो इसने 10 मीटर की दूरी तय की, लेकिन ये आदमी ने उससे ज़्यादा चला है, ये तो आपको देख के ही लग रहा है। मान लो ये 5 मीटर चला तो ये 7 मीटर चला, तो टोटल कितना हो गया? 5 + 7 कितना? 12 मीटर। ये आदमी ने ज़्यादा चला है ऐसे, और ये आदमी कम चला है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों की सेम है? हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताती है। लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है क्योंकि वो एक्चुअल पाथ बताता है जो एक आदमी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी में चला है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में वापस से। चलिए अभी देखते हैं हमें आगे क्या दिया है हमारे इसमें। अब आगे में दिया मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी इन डिफरेंट वेज एज शोन बिलो। तो ये तो वही हमने अभी इसी के बारे में हमने किया कि ये है एक पाथ, ये है दूसरा पाथ और ये है तीसरा पाथ। अब तीनों पाथ में से डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं, आप मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहे हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे हमें एक एग्जांपल दिया है कि शीतल जो, ये देखो, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये घर है। ये घर में शीतल और प्रशांत एक दूसरे के भाई बहन हैं, ये दोनों इस घर में रहते हैं। तो अब प्रशांत क्या करेगा? प्रशांत यहाँ से सीधा स्कूल चले जाएगा। ठीक है, लेकिन जो शीतल है वो पहले अपनी सहेली संगीता के घर जाएगी और फिर संगीता के साथ वो स्कूल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टोरी बता दी। अब देखते हैं हमें पूछा क्या है। हाँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और आपको क्या बोला गया कि बोथ आर वॉकिंग विथ सेम स्पीड, यानी कि दोनों सेम स्पीड में ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत भाग भाग के चल रहा है और शीतल चल के चल रही है, दोनों ही चल रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है। विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। तो आपसे पूछा है कि देखो दोनों ही चल रहे हैं, एक शीतल है, शीतल यहाँ से चल रही है, और प्रशांत जो है, प्रशांत भी यहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, और शीतल भी यहाँ से यहाँ तक गई। अब आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों में से शीतल और प्रशांत में से ज़्यादा जल्दी कौन स्कूल पहुँचेगा? ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप बता सकते हो। प्रशांत ने सिर्फ 1300 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, वहीं अगर आप शीतल को देखोगे तो इसने पहले 500 मीटर इसने पहले अपनी संगीता जो उसकी दोस्त थी उसके घर तक चली, फिर इसके बाद ये 1200 मीटर उसके साथ चली। तो अब टोटल डिस्टेंस संगीता ने कितना चला? संगीता ने जो टोटल डिस्टेंस चला वो हो जाएगा 500 मीटर प्लस 1200 मीटर्स, जो कि हो जाएगा 1700 मीटर। ठीक है, 1700 मीटर, जबकि प्रशांत ने सिर्फ और सिर्फ 1300 मीटर चला है। तो ऑब्वियसली बात है प्रशांत तो जल्दी पहुंचेगा, है ना। इन द अबव एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज इट? तो देखोगे तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इसको पॉइंट ए मान लो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये घर को पॉइंट ए मान लो, शीतल की दोस्त संगीता के घर को पॉइंट बी मान लो, और यहाँ पे पॉइंट सी मान लो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अल्टीमेटली आखिर में अगर आप देखोगे तो प्रशांत और संगीता दोनों ही स्कूल चले गए। तो अब ये जब ये दोनों स्कूल गए तब आखिर में जो इन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी और जहाँ पर पहुँचे वो दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन प्रशांत ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और संगीता ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यही आपसे बस यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा था। तो देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन पहले बताई वहाँ पर भी सेम डेफिनेशन थी जो आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे दिया है। देखते हैं, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट वन टू अदर पॉइंट। तो देखो यही मैंने आपको पीछे भी लिखाया था कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट असल में कितना चल रहा है, कितनी लेंथ उसने कवर की चलते चलते, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और वेयर एज अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। अच्छा, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि मुझे बताओ कि डिस्टेंस शीतल और प्रशांत का क्या था जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप बहुत आराम से बता सकते हो कि प्रशांत ने 1300 मीटर ट्रैवल किया और शीतल ने 1700 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है।
ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस तो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग है, आप बोलोगे नहीं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है। प्रशांत का भी डिस्प्लेसमेंट 1300 मीटर है और शीतल का भी डिस्टेंस 1300 मीटर है। तो चलिए अभी आगे देखते क्या दिया। यूज़ योर ब्रेन पावर, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क बता दिया है। अब यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हर सुबह जो हमारी स्वरली है वो हमेशा एक एज पे वॉक करती रहती है और इसका रेडियस है 100 मीटर। मतलब कि स्वरली जो है, मान लो यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, वो हर रोज़ क्या करती है, ये वॉकिंग करती है। ये वॉकिंग कैसे करती है, यहाँ इस सर्कल के ऊपर वो हमेशा चलते रहती है, ठीक है। If she starts from point A and takes one round, how much distance she walked and what is her displacement? अच्छा, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि अगर संगीता यहाँ से शुरू की है और उसने पूरा का पूरा एक राउंड इसने ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि संगीता का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप बिल्कुल एक ईजी वे में आप आंसर बता सकते हो। जो भी इसका ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जितनी भी लेंथ है वो है संगीता का डिस्टेंस। अब ये लेंथ का निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आपको ज़रूर से पता होगा, तो वो फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या होगा आंसर। देयरफॉर जो संगीता ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और हमें क्या बोला था कि इसका रेडियस है 100 मीटर, ठीक है। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr, यानी कि 2 × 3.14 × 100। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 628 मीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस जो कि संगीता ने ट्रैवल किया है वो है 628 मीटर्स। तो ये आंसर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूछा है। देखो डिस्प्लेसमेंट कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि 628 मीटर है। मैंने आपको बोला था कि 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जब भी कोई आदमी, मैं बार कलर यहाँ पे आपका चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जब भी कोई आदमी एक पॉइंट से शुरुआत करता है और घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। लेकिन क्या डिस्टेंस ज़ीरो है? नहीं, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। ये पाथ की जितनी भी लेंथ थी वो उसका डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो रहेगा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पे आ गया। तो फ़ायदा ही क्या हुआ चलने का, जब उसने जहाँ से शुरू किया वहीं पे पहुँच गया। ये मान लो ये एक आदमी है, ये भाग रहा है, हाँ, पॉइंट ए से भाग रहा है, ये भाग रहा है, फिर कुछ भी घूम फिर के वापस वो यहाँ पे आ गया। क्या उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। वो पहले जहाँ पर था वो अभी भी वहीं पर है, वो वहाँ से कहीं और भाग के नहीं गया है। जहाँ पे पहले था अभी भी वहीं पर ही है, यानी कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या डिस्टेंस ज़ीरो है? नहीं, डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी करो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस केस में भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर ये देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी। अगर एक आदमी सर्कल में यहाँ से शुरू कर रहा है और वो पूरा सर्कल में चल के वापस वही पॉइंट पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही होने वाली है, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि शीतल जो हमारी स्वरली थी वो यहाँ से यहाँ तक तो आ गई, इसका डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं था, वो हमने निकाल भी लिया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि ये जहाँ से शुरुआत की ये वहीं पे पहुँच गई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरुआत करता है वहीं पे पहुँच जाता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक कार है, ये कार यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से चलना, यहाँ पर पहुँची, फिर पीछे आके वो वापस यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 360 मीटर्स, ठीक है, ये पाथ लेंथ आपको दी है। ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ना, ये 360 मीटर्स है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, पहले वो 360 मीटर, ये कार ना, जो हमारी कार थी 360 मीटर यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँची, ठीक है। ये कार यहाँ से यहाँ पर पहुँची, फिर यहाँ से वापस वो पीछे आ गई अपनी ओरिजिनल जगह पर।
तो आपसे पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि ये कार ने मोशन किया है, क्या डिस्टेंस ज़ीरो है? बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 360 प्लस 360। अब आप बोलोगे 360 दो बार क्यों? क्योंकि 360, क्योंकि ये कार जो थी पहले यहाँ पर आई, फिर इसने वापस यहाँ से यहाँ किया, यानी कि इसने दो बार इस 360 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 प्लस 360। इसको ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 720 मीटर्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट। मैं तो नहीं बताऊँगा, आप मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर गेस किया होगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। जहाँ से शुरुआत की वहीं पे पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, आंसर आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का आंसर हमें मिल गया। अब हम आगे देखते हैं। इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल इट मे बी नॉट ज़ीरो। तो ये मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस ज़ीरो हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर वो वापस लौट के अपनी जगह पर आ जाए। कैन यू रिकॉल व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स? तो आपने, मुझे तो लगता है कि आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा अपने पुराने स्टैंडर्ड में कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन नो डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि उसकी वैल्यू भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। अभी अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका वज़न कितना है, क्या आप बोलोगे मेरा, मतलब कि अब तो खाली इतना ही बोलोगे ना कि आपका वज़न मान लो 50 किलो है, तो आप बोलोगे मेरा वज़न 50 किलो है। तो क्या आप ऐसे बताने जाओगे मेरा वज़न 50 किलो राइट की तरफ है, मेरा वज़न 50 किलो लेफ़्ट की तरफ है, मेरा वज़न 50 किलो नीचे है? क्या आप ऐसे कभी बोलोगे? नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप किस रास्ते में जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 100 मीटर राइट में जा रहा हूँ, मैं 100 मीटर लेफ़्ट में जा रहा हूँ, मैं 100 मीटर सामने जा रहा हूँ, मैं 100 मीटर पीछे आ रहा हूँ। तो आप ऐसे डायरेक्शन तो बताओगे ना, बिना डायरेक्शन के आप नहीं बता सकते कि आप कहाँ पर जा रहे हो। आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हो, आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ जा रहे हो। तो इसीलिए डायरेक्शन जो हो जाएगी, जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे, वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटीज़? डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, इन सब में से स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, आपसे पूछा है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो आपको बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन में बिना ये डायरेक्शन बताए आप कोई भी जगह जा सकते हो डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस तो एक स्केलर हो गई। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला याद हो तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वही अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ, नॉर्थ में जा रहा हूँ, साउथ में जा रहा हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा। वही अगर स्पीड में आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपने जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं ये वेलोसिटी। तो वही लॉजिक से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वहीं अगर आप टाइम की बात करोगे तो टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या आप कभी ऐसा बोलते हो टाइम हो रहा है 2 मिनट राइट, 2 मिनट लेफ़्ट, 2 मिनट आगे, 2 मिनट पीछे? क्या आप ऐसा थोड़ी बताते हो। आप बोलते हो कि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी। अब ऐसे कभी नहीं बोलना कि दो बज रहे हैं राइट में, 2 बज रहे हैं लेफ़्ट में, 2 बज रहे हैं ऊपर, 2 बज रहे हैं नीचे। आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको दिया है। टोटल डिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। वहीं अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो देखो
ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए। अभी आप यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये दिया है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब बोलोगे यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से आ गया, मैं आपको बोलूँगा एक लौता ऐसा केस है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए। तो ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क बताया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक आदमी है जो यहाँ से दौड़ना शुरू किया और भाग भाग के वो यहाँ पर पहुँच गया। तो आप बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप बोलोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट यही है। फिर मैं आपसे पूछूंगा इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ, क्योंकि आदमी यहाँ से यहाँ पर भाग के आया, वो ऐसे ऐसे तो गया नहीं कि ऐसे 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 भाग के आए, वो तो सीधे सीधे यहाँ से यहाँ आ गया। तो आप बताओगे कि इसका डिस्टेंस भी वही होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस भी है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, तो वही टाइम पे इसकी स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी। द यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकेंड। हाँ, टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, आप सेकेंड बोल दो, मिनट बोल दो, आवर बोल दो। आप ऐसे बोल सकते हो कि आदमी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, या फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, या फिर ऐसे आप कोई भी यूनिट ले सकते हो। और अगर यूनिट बहुत बड़े हैं तो आप ईयर भी ले सकते हो, यानी कि एक आदमी ने एक साल में कितना चला, आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो। द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये तो हमारा फॉर्मूला ही बनता है, एक सेकेंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुई उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ चला उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ये देखो टेक्स्ट बुक वाले भी आपको कितना कंफ्यूज करते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया ये बता के कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर हो जाएंगे एक सेम पाथ में। यहाँ पे आपको दिया है कुछ ऑलवेज रिमेंबर दिया है ब्लू बॉक्स में, ये हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। हाँ बिल्कुल, स्पीड और वेलोसिटी तो हमेशा सेम होते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर मिनट, ये सब जो है दोनों के सेम है। ऐसा आप थोड़ी बोलोगे कि एक कार की स्पीड 10 किलो है और एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या आप ऐसे बोलने होगा कि कार की स्पीड 10 किलो है? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, उसकी वेलोसिटी भी अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो 10 मीटर पर सेकेंड या कुछ अलग भी हो सकती है, लेकिन आखिर में तो मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है, या फिर किलोमीटर पर आवर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। कभी भी उनका यूनिट अलग नहीं होगा। स्पीड इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज़ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीड के फॉर्मूला में ही आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के बीच में आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दोनों ही इससे रिलेटेड है। If the motion is along a straight line, the values of speed and velocity are same, otherwise they can be different. तो देखो मैंने आपको क्या अभी मैंने आपको यही बताया था कि अगर सेम जो है एक सेम लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्यों सेम हो जाएगी? क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। यहाँ पे आपको वही दिया है, वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम। ये तो हम यहीं पर देख चुके हैं कि एक सेकेंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगी हम उसे बोलेंगे वेलोसिटी। तो देखो हमने अभी पीछे जो शीतल, संगीता और प्रशांत के घर वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया था, अभी उसी पर कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दिए। तो चलिए मैं पहले इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूँ, फिर हम देखते हैं। अभी देखिए, ये मान लो शीतल और इसका प्रशांत का घर है, दोनों भाई बहन का घर है, और ये है उनका स्कूल। ठीक है, ये है उनका स्कूल, और ये है शीतल की दोस्त का घर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है कुछ पाथ, यहाँ पे आपको दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिया था पाथ ए, यहाँ पे आपको दिया है पाथ बी, तो हम भी यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 500, यहाँ पे पाथ ए लिख लेते हैं, यहाँ पर हम पाथ बी लिख लेते हैं। पाथ बी कितना 1200 मीटर है और पाथ ए है 500 मीटर।
अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि शीतल और संगीता के बीच के घर का डिस्टेंस 500 मीटर है, वो हमने लिख लिया है, और संगीता और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है 1200 मीटर, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल एंड संगीता हाउस इज़ 1300 मीटर, यानी कि जो शीतल का घर है और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है 1300 मीटर। ये आपको दिया गया है, पहले से आपको ये दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम, इसमें हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले कि शीतल को 5 मिनट लगते हैं संगीता के घर तक पहुँचने के लिए, और उसको 24 मिनट लगते हैं स्कूल से लेकर संगीता के घर से लेकर स्कूल तक पहुँचने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम भी लिख लेते हैं। टाइम इसको लगा 5 मिनट्स, पाथ ए में इसको 5 मिनट्स लगे, और पाथ बी में संगीता को लगे 24 मिनट। अब हमें पूछा है शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए। तो देखो पाथ ए के अलोंग स्पीड, यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसे 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 5 मिनट लगे, तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के टाइम में शीतल ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि शीतल की स्पीड पाथ बी के अलोंग पूछी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि पाथ बी क्या है, पाथ बी है संगीता का घर और स्कूल, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, 1200 मीटर। अब टाइम क्या लग रहा है, 24 मिनट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आपको आंसर आ जाएगा 50, यानी कि 50 मिनट पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो संगीता की स्पीड थी वो हो गई 50 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में संगीता ने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब शीतल की एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड यानी कि पाथ ए से लेकर पाथ बी तक जो भी डिस्टेंस शीतल ने ट्रैवल किया उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो संगीता ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर। ठीक है, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर। अब 500 मीटर प्लस 1200 मीटर कितना हो जाएगा, 1700 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, 24 मिनट है ना। टाइम भी हमने निकाल लेता 5 मिनट और 24 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 24 प्लस 5 कितना हो गया, 29। अब जब आप इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 58.6 मिनट, यानी कि एवरेज स्पीड जो हमारी संगीता की उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक रही, इन पाथ को मिलाकर वो हो जाएगी 58.6 मीटर्स। अब शीतल की वेलोसिटी ढूंढते हैं। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट शीतल का क्या है, यहाँ पे आपको पहले से दिया था कि डिस्प्लेसमेंट शीतल का 1300 मीटर्स है। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1300 मीटर्स, और टाइम क्या है, टाइम है 29 मिनट्स। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा 44.83 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या देखने वाले हैं कि स्पीड और डायरेक्शन किस तरीके से वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, सचिन। तो देखो सचिन हमारा एक बाइक राइडर है जो मोटर बाइक चला रहा है। ठीक है, अब जब ये मोटर बाइक चला रहा है तो हमें उसकी बाइक के चलाने के ऊपर कुछ 3 क्वेश्चंस दिए। अब हमें इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी इफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज बट इट्स डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि जब सचिन है और सचिन की बाइक है, मैं पहले एक बाइक बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक बाइक का रफ मॉडल बना लिया है, प्लीज़ आप हंसना मत, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो देखो अब ये जो सचिन है वो अपनी बाइक से यहाँ पर जा रहा है। आपको क्या बोला है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, स्पीड हम क्या करें, इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो सेम है। यानी कि बाइक जो हमारी जा रही है सचिन की, वो यहाँ से यहाँ गई, डायरेक्शन सेम है। अब जो सचिन यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन वो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम पाथ है, तो यानी कि वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी।
तो जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, जब स्पीड डिक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम पाथ सेम लाइन पे ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेगी, यानी कि अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब इन केस ऑफ अ टर्निंग रोड व्हाट विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम? तो इसका आंसर जाएगा नो। जब एक बाइक जब मुड़ रही है तब तो वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होंगे। जब बाइक यहाँ पे ऐसे मुड़ रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं रहेंगे। अब वो क्यों नहीं रहेंगे, ये थोड़ा डीप में जाने वाला है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखते हैं अभी कि इसका पीछे का सल्यूशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे आलसपन दिखाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो जब हमारी बाइक है, या बाइक छोड़ दो, मैं आपको एक आदमी के एग्जांपल से बताता हूँ। जब हमारा एक आदमी चल रहा है, वो सेम डायरेक्शन में चल के वो यहाँ पर पहुँच गया, तो इसकी क्योंकि एक लाइन सेम है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो, इसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम रहने वाला है। तो यानी कि इनकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम रहेंगी। लेकिन जब एक आदमी यहाँ से यहाँ तक सर्कल में भाग रहा है, एक सर्कल में भाग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि अभी आदमी ने भागना शुरू किया है और भागते 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 वो आदमी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। भागते भागते भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और भागते भागते यहाँ पर पहुँच गया। तो अब आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछूंगा तो आप बोलोगे डिस्टेंस जो आदमी ने चला है वो था ये। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो आप मुझे बताओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये जो आदमी ने जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस आदमी का ट्रैवल्ड है ये मान लो 100 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, तो देखो अगर मैं किसी बच्चे को भी पूछूं कि मुझे बताओ कि कौन सी लाइन की लेंथ ज़्यादा होगी, ये स्ट्रेट वाली लाइन कि ये जो कर्व्ड वाली लाइन है, ऑब्वियस सी बात है बच्चा भी बता देगा कि ये जो ब्लू लाइन है वो ये ग्रीन लाइन से ज़्यादा है, यानी कि ग्रीन लाइन होनी चाहिए 90 मीटर, 100 मीटर से तो कम ही होगी ना, ब्लू लाइन से कम। और अब आप मान लो कि ये आदमी ने जब टर्न लिया, देखो ये आदमी टर्न लिया ना यहाँ से, यहाँ पे पहले भाग रहा था फिर उसने टर्न ले लिया। तो अब आदमी ने जो टाइम लिया है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मान लो वो 10 मिनट था, ठीक है। 10 मिनट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब मुझे आप बताओ कि जो स्पीड और वेलोसिटी क्या है दोनों की। स्पीड क्या होगी, स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, यानी कि 100/10। अब मैं ऐसे यहाँ पे माइनस करूँगा तो 10 मिनट, यानी कि 10 मीटर पर मिनट की स्पीड है आदमी की, ठीक है। अब हाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या है। अब जब मैं वेलोसिटी आपसे पूछूंगा, अब बोलोगे वेलोसिटी तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 90 मीटर्स, यानी कि 90/10, ये हो जाएगा 9 मीटर पर मिनट। क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम रही? जब आदमी ने यहाँ से टर्न लिया, जब आदमी ने यहाँ से घूम घूम के पाथ बी तक पहुँचा, क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर नहीं है, तभी ये दोनों के दोनों अलग है। अब हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब एक आदमी या फिर बाइक या फिर कार या कुछ भी हो, जब वो टर्न लेता है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं रहती है। अब वो क्यों नहीं रहती? क्योंकि इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसीलिए स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी। अब मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर मिल गया। नो, स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
If on turning road Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what would be the effect on velocity? तो अब सचिन क्या बोल रहा है, पहले आपको क्या बोला कि स्पीड कांस्टेंट थी और चेंज किया. अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी चेंज करने का टाइम. तो हमने तो आंसर निकाल दिया, चाहे स्पीड बढ़े घटे या फिर सेम रहे, वेलोसिटी हमेशा स्पीड के बराबर नहीं होगी. ठीक है. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी? सेम है, वेलोसिटी तब भी चेंज होगी, वेलोसिटी अब भी चेंज होगी और वेलोसिटी यहाँ पर भी चेंज होगी. चाहे स्पीड कांस्टेंट रहे टर्न लेते टाइम या फिर स्पीड बदलते रहे टर्न लेते टाइम, हमारी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज ही होने वाली है. ठीक है. यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि स्पीड भी चेंज होगी लेकिन वेलोसिटी कुछ भी आप कर लो, टर्न लेते टाइम तो वेलोसिटी चेंज होने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लो. तो हमें यहाँ से इन तीनों क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि वेलोसिटी कब कब चेंज होती है? जब स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है अगर डायरेक्शन सेम रही, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तब भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर जब डायरेक्शन और स्पीड दोनों के दोनों चेंज होंगे तो भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी वेलोसिटी डिपेंड करती है, या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों के दोनों चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए स्पीड भी चेंज हो जाए, वेलोसिटी तो चेंज होने ही वाली है. तो देखो हमें यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में दिया है कि जो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने स्पीड को मेजर किया था वो थे हमारे गैलीलियो, और जो साउंड की स्पीड ड्राई एयर में होती है वो होती है 343.2 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट की स्पीड एक सेकेंड में, आप सोच सकते हो 3,00,000 किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है. सोच सकते हो आप, इससे ज़्यादा फास्ट पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है. 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड में. द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 29,9770 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारी अर्थ की स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन दी है. ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आप देख सकते हो फिर भी. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. हाँ, तो अब यूनिफॉर्म तो अपने स्कूल में भी आप पहनते होगे ना. हर दिन आप क्या पहन के जाते हो अपने स्कूल में? एक पर्टिकुलर कपड़ा पहन के जाते हो ना, और वो कपड़ा हमेशा सेम होता है. बस फ़र्क इतना रहता है कि पीटी यूनिफॉर्म आपका अलग रहता है, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म है, जो आप बारिश में हर दिन आप सेम यूनिफॉर्म पहनते हो, मतलब सेम कपड़ा पहनते हो. तो क्योंकि वो कपड़ा आप सेम हर दिन पहनते हो, ऐसा थोड़ी है कि आपने आज अपने स्कूल के कपड़े पहने, कल आप अपने घर के कपड़े में चले गए, कल आप पैंट टी शर्ट में चले गए, परसों आप पैजामस में चले गए, पैजामा टी शर्ट में चले गए. ऐसा तो नहीं होता है ना. तो क्योंकि आप अपने स्कूल के द्वारा दिए गए जो सेम कपड़े हैं आप वो पहन के जाते हो ना, इसीलिए हम उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम मतलब यूनिफॉर्म होता है सेम. और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट. सिंपल है. यूनिफॉर्म सेम है तो नॉन यूनिफॉर्म डिफरेंट होगा. यूनिफॉर्म जो आप स्कूल के अपने कपड़े पहनते हो वो सेम रहते हैं तो सेम यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट. तो भाई हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे 3 दोस्त थे, अमर, अकबर और एंथनी. तो ये अकबर और एंथनी कार में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे टाइम दिया है, और टाइम के साथ साथ हमें दिया है कि डिस्टेंस, इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कौन से टाइम में, ये हमें दिया गया है. ठीक है. अब हमें इसके बेसिस पे हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है. What is the time interval between the notings of distance made by Amar, Akbar and Anthony? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि वो टाइम इंटरवल बताओ जिस टाइम इंटरवल के बीच में ये अपने डिस्टेंस को नोट करते आ रहे हैं. ये लोग देखो, ये लोग चल तो रहे कार से, लेकिन हर आधे घंटे पे ये डिस्टेंस नोट कर रहे हैं कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको नोट कर लेता हूँ, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको भी नोट कर लेता हूँ. तो सारे डिस्टेंस जो भी इसने ट्रैवल किए थे वो सबके सब ये लोग नोट करते चले गए. अब हमसे बस वही पूछा है तो बहुत सिंपल है कि कितने कितने टाइम में. तो देखो अगर आप देखोगे तो पहले 5 बजे किया, फिर 5:30 बजे, फिर 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे. तो यानी कि ये लोग ने हर 30 मिनट्स पे इन्होंने लिया. देखो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, ऐसे आधे घंटे में इन्होंने अपने रीडिंग्स लेते गए हैं. तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट्स.
अब देखो, अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन कौन कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन कर रहा है। तो पहले आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा, मैं आपको एक बार अच्छे से डेफिनेशन भी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो सेम टाइम इंटरवल में सेम होता है। यानी कि अगर आप पहले 10 मिनट में आप 100 मीटर ट्रैवल कर रहे हो तो दूसरे 10 मिनट में भी आप 100 मीटर ही ट्रैवल करोगे। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अभी ये मान लो कि ये आप हो और आपकी स्पीड क्या है, आपका स्पीड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी कि आपकी स्पीड सेम है। तो वो आपकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो पहले 10 मिनट में आप कितना ट्रैवल करोगे, क्योंकि आपकी स्पीड ही 100 मीटर पर सेकेंड है, तो पहले 10 मिनट में आप कितना ट्रैवल करोगे, 100 मीटर। दूसरे 10 मिनट में आप कितना ट्रैवल करोगे, अगले 10 मिनट में तब भी आप 100 मीटर ही ट्रैवल करोगे। और इसके बाद जो अगला 10 मिनट रहेगा उसमें भी आप 100 मीटर ही ट्रैवल करने वाले हो। मतलब कि हर 10-10 मिनट में आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। अगर वही आप पहले 10 मिनट में आप 100 मीटर ट्रैवल करते, फिर आप दूसरे 10 मिनट में आप 50 मीटर ट्रैवल करते, तीसरे 10 मिनट में आप मान लो 80 मीटर ट्रैवल करते, फिर अगले 10 मिनट में आप 10 मीटर ट्रैवल करते, और देखो ऐसे ही आपका चलते चले आता। यहाँ पे आप क्या, हर 10-10 मिनट में आप 100-100 मीटर चल रहे हो ना, 100-100 मीटर, 100-100 मीटर, 100-100 मीटर, ऐसे 100 मीटर आप चलते चले जाओगे। यानी कि आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। आप जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो एक टाइम में वो सेम है। लेकिन वही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 10 मिनट में आपने 100 मीटर किया, फिर आपने 50 किया, फिर 80 किया, फिर 100 किया। ये क्या हुआ कि आप तो एक पर्टिकुलर टाइम में आप सेम स्पीड से जा ही नहीं रहे हो। तभी आप यहाँ पे ज़्यादा किए, फिर यहाँ पे कम किए, फिर वापस ज़्यादा, फिर वापस कम। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये सेम नहीं है, ये तो अलग अलग हो गया। लेकिन ये सेम हो गया, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, ये सेम है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनमें से कौन यूनिफॉर्म ट्रैवल किया। तो देखो 0 से 20 कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 20 मीटर। 20 से 40, अब आप 40 माइनस 20 करोगे तो कितना होगा, 20 मीटर। यहाँ पे भी 60 माइनस 40, 20 मीटर। 80 माइनस 20, 20 मीटर। और 100 माइनस 80, 20 मीटर। 120 माइनस 100, 20 मीटर। यानी कि हर आधे घंटे में हमारा जो अमर है वो 20-20 मीटर डिस्टेंस का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हर आधे घंटे में। और क्या ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ, नहीं, वो तो हर आधे घंटे में 20-20 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। यानी कि अमर की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, वही अगर आप अकबर देखोगे, अकबर तो पहले आधे घंटे में कितना इसने ट्रैवल किया, 0 से 18 यानी कि 18 मीटर। दूसरे आधे घंटे में इसने कितने ट्रैवल किया, 18 से 36, वही 36 माइनस 18 कितना होता है, 18 मीटर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 42, दूसरे आधे घंटे में इसका डिस्टेंस हो गया 42। अब 42 माइनस 36 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 मीटर मिलेगा। यहाँ पे अब 70 माइनस 42 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 28 मीटर। फिर आप 95 माइनस 70 करोगे कितना मिलेगा, 25 मीटर। 120 माइनस 95 करोगे तो आपको मिल जाएगा 25 मीटर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या अकबर की स्पीड यूनिफॉर्म रही है। पहले तो वो कुछ देर के लिए 18 मीटर से 18 मीटर ट्रैवल किया, फिर 6 मीटर किया, फिर 28 मीटर किया, फिर 25 मीटर किया, फिर 25 मीटर किया। क्या ये यूनिफॉर्म है, नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसने अमर जैसे सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है आधे आधे घंटे में, इसने अलग अलग किया है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। और वही अगर आप एंथनी देखोगे तो एंथनी ने 0 से 14, तो देखो एंथनी का डिस्टेंस आप मुझे ये आप करके मुझे बताओगे। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म मीटर है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी इसने। अब ये इसने कितने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया आधे आधे घंटे में, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। मैंने आपको आंसर बता दिया कि यूनिफॉर्म ही रहने वाला है, अब वो आप बताओ कि कितना मीटर ट्रैवल किया है। हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे आपसे पूछा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसकी है, तो वो तो अमर और एंथनी की है। आर ऑल डिस्टेंसेज कवर्ड बाय अकबर इन फिक्स टाइम इंटरवल द सेम,
अकबर, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या अकबर की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है? नहीं, वो तो यूनिफॉर्म नहीं है, वो तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग ट्रैवल कर रहा है। तो यानी कि नो, आंसर आ जाएगा नो। इसमें आपका आंसर आ जाएगा अमर और एंथनी। Considering the distance covered by Akbar, Amar and Anthony in fixed interval, what can you say about their speed? तो इनके जो हमने जो भी इनका कंपैरिजन किया, तो इसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि अमर और अकबर, एंथनी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेरस अकबर जो है उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आंसर बता भी देता हूँ कि ये 14 मीटर है ना। हर जो टाइम इंटरवल में अमर ने 14 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एंथनी ने 20 का किया था, और अमर ने 20 का किया था, और एंथनी ने 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। और वही अकबर को तो आप जानती हो, उसने नहीं किया था। कंसिडरिंग द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड, ये तो हमने कर लिया, और हमने ये तो देखा ही था, मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप 10-10 मीटर में, हर 10 मीटर में आप 100-100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, यानी कि आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, आपका डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम है, तो आपकी स्पीड भी यूनिफॉर्म हो जाएगी। वही अगर आप नहीं करोगे तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। 10-10 मिनट में आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी दी है, अगर आपको ये रीड करना है आप इसको रीड कर सकते हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमें आगे क्या दिया है। तो आगे हमें दिया है एक्सीलरेशन। अब मैं एक्सीलरेशन आपको बता दूँ, एक्सीलरेशन क्या होता है। हो सकता है आपने पुराने स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा होगा। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, आपकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी सेम है, ये सब के बारे में हमें बताता है एक्सीलरेशन। और जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और इसका सिंबल क्या है, तो देखो ये सिंबल आप रट लो कि v हमें बताता है फाइनल वेलोसिटी, u बताता है हमें इनिशियल वेलोसिटी। ये आप बहुत बार यूज़ करने वाला हो ये सिंबल को, चाहे वो आपका 9th 10th 11th 12th, आप हर जगह इस सिंबल को यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का ये रहा हमारा फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब देखते हैं आगे क्या दिया। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तो हम बोल सकते हैं वो मोशन है एक एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये जो एक्सीलरेशन है वो 2 टाइप की हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि ये 2 टाइप की एक्सीलरेशन क्या हो सकती है। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जल्दी जल्दी हम उनका आंसर दे देते हैं। पहले, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन बिगनिंग ऑफ इट्स मोशन व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो, जब भी एक ऑब्जेक्ट शुरुआत करता है रेस्ट से, यानी कि वो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, एक आदमी है जो अपनी जगह पर खड़ा था भागने से पहले, तो क्या पूछा है भागने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि भागने से पहले तो अपनी जगह पर ही खड़ा था ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि भागने से पहले तो अपनी जगह पर ही खड़ा था। When an object comes to at rest at the end of its motion, what is its final velocity? अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एक आदमी भागना शुरू किया, भाग के वो आखिरी जगह पर आ गया है, अपने पॉइंट पर आगे रुक गया, वो आदमी रुक गया, वो भाग नहीं रहा है, तो वो टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछी है, फाइनल वेलोसिटी। जब अपनी जगह पे आके रुक चुका है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगी ना, क्योंकि अपनी जगह पर देखो आदमी क्या क्या भागा और भाग के रुक गया अपनी जगह पे, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई ना उसकी। अब देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक्सीलरेशन क्या होता है। देखते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, मुझे लगता है कि अभी तक आपको सही से समझा नहीं होगा कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन। देखो, मान लो मेरा ये जो हाथ है, ये हाथ, इसको वेलोसिटी मान लो, ठीक है, इसको वेलोसिटी मान लो। ये जो हाथ है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी है। और ये जो मेरा राइट हैंड है, आप इसको मान लो एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो, अब मेरा हाथ एक वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी से जा रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या इसको कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं थी। वो ऐसे ऐसे आएगा और ऐसे चले जाएगा मेरा हाथ, ठीक है। अब ये जो हाथ है ये एक्सीलरेशन है,
हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मान लो ये जो मेरा हाथ एक्सीलरेशन है, ये हाथ अभी इस हाथ पे आके चिपक जाएगा, यानी कि वेलोसिटी पे चिपक जाएगा और उसको आगे खींचेगा, ठीक है। मेरा ये हाथ वेलोसिटी पे आके ऐसे लग जाएगा और वो भी आगे जाएगा, ये मेरे दोनों हाथ एक साथ आगे जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होगा। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी आ रही है आ रही है, मेरा जो एक्सीलरेशन यानी कि ये वाला हाथ है ये आके इस पे से चिपक गया। अब दोनों ही आगे जा रहे हैं ना, देखो पहले मेरा ये हाथ स्लोली आगे जाएगा, स्लो स्लो स्लो, अब ये आके इसको आगे खींचेगा तो अब ज़्यादा स्पीड में चले गए, है ना, क्योंकि ये हाथ तो आगे जा ही रहा था और इसने इसे आगे खींच लिया, है ना। तो यानी क्या हुई, क्या इसकी स्पीड बढ़ी, इस हाथ की स्पीड बढ़ गई ना। देखो पहले ये ऐसे जा रहा था, ऐसे 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 जा रहा था ना, लेकिन अब देखो जब ये इसको पकड़ के खींचेगा, ऐसे पकड़ा और खींच दिया आगे, तो जल्दी जल्दी नहीं गया। तो इसीलिए ये हो गई पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होती है, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है। देखो वेलोसिटी भी यहाँ पे जा रही थी और एक्सीलरेशन ने भी उसे आगे ही खींचा है ना, मेरे इस हाथ ने भी इसे आगे खींचा, तो क्या स्पीड बढ़ गई, हाँ बिल्कुल स्पीड बढ़ गई। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होती है, ठीक है। अब मान लो ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ ऐसे आगे 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरा एक्सीलरेशन वाला हाथ है, इस बार ये इसे आगे नहीं खींचेगा बल्कि वो इसे पीछे खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, यहाँ पीछे खींचेगा, ठीक है, इधर खींचेगा। अब देखो ये हाथ जा रहा है जा रहा है, अब एक्सीलरेशन आया, इसको पकड़ लिया, अब एक्सीलरेशन इसे पीछे खींच रहा है और ये आगे जाना चाहता है। तो देखो अब क्या होगा, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक्सीलरेशन ने पकड़ लिया, इसको पीछे खींच रहा है। अब ये थोड़ा स्लो हो गया, स्लो 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 के रुक गया। अब क्यों रुका, क्योंकि मेरे इस हाथ ने इसे पीछे खींचने का ट्राई किया ना, इसलिए अभी हाथ रुक चुका है। अब ये हाथ आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जो थी वो पीछे लग रही थी ना, तो यानी कि एक्सीलरेशन ने इसे पीछे खींचना चाहा, पीछे खींच खींच कर तो रोक देगा ना। अगर भाई ये हाथ नहीं लगता तो वो ऐसे आगे चले जाता, लेकिन क्योंकि एक्सीलरेशन लगा, जैसे ऐसे लग रहा है एक्सीलरेशन पकड़ के पीछे खींच रहा है पीछे खींच रहा है, तो ये हाथ रुक जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये क्या होती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो आप मेरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसकी आप आराम से बता सकते हो कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सीलरेशन में वेलोसिटी घटेगी, ठीक है। ये देखो अभी मैं आपको पहले मैं आपको बिना कोई एक्सीलरेशन का दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, ठीक है, चले गया मेरा हाथ आराम से। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन देखते हैं, अब मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, इसको पकड़ लिया और ऐसे खींच लिया, स्पीड बढ़ गई ना। पहले तो ये ऐसे धीरे 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 आगे जा रहा था, पॉजिटिव एक्सीलरेशन में सीधा आके जल्दी से आगे आ गया वो। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन में देखते हैं, देखो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसने पकड़ लिया इसे, जा रहा है, स्पीड स्लो हो गई, स्लो 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 और रुक गया अपनी जगह पर। तो ये थी नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब जीरो एक्सीलरेशन तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बताने की ज़रूरत है, आप खुद ही समझ गए कि जीरो एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी कि ये हाथ काम ही नहीं करेगा, एक्सीलरेशन ही काम नहीं करेगी, जो मेरा वेलोसिटी वाला हाथ है वो सेम ऐसे ही जाएगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। क्या कोई फ़र्क पड़ा इसे, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो लगी नहीं रही थी, ये हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़ीरो एक्सीलरेशन है ना। वही अगर ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन होती तो ये हाथ इसे पकड़ के इसके डायरेक्शन में ऐसे खींचता, है ना, और वही अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन रहती तो ये हाथ सामने आ जाता और इसको रोकने का ट्राई करता और पीछे 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 ऐसे कर देता, है ना। पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो इस हाथ ने इसे पकड़ा और आगे खींच लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन का मतलब आपको अच्छे से समझ गया होगा कि एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी घटेगी, और जीरो एक्सीलरेशन में तो वेलोसिटी सेम रहती है। तो यहाँ पे भी आपको वही लिखा है, यहाँ पे पूरा आपका मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे उम्मीद है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ ज़रूर प्लॉट किए होंगे ढेर सारे। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो देखो वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस दिया है और एक्स एक्सिस में हमें टाइम दिया है। अब हमें उसके हेल्प से हमें ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 10-10 सेकंड का टाइम इंटरवल दिया है ना। डिस्टेंस मीटर्स में है और 1 सेंटीमीटर में कितना 20-20 मीटर आ रहा है ना। तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। चलिए अब हम इसे प्लॉट करते हैं।
तो सबसे पहले ज़ीरो टाइम जब ज़ीरो था, जब हमारा टाइम यहाँ पे ज़ीरो था तो यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़ीरो था, तो यानी कि सबसे पहला डॉट यहाँ पर आएगा। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस 15 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब टाइम 10 सेकेंड था डिस्टेंस हमारा 15 हो गया ना, तो जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो आ जाएगा करीब यहाँ पर, ये हो गया 10, ये हो जाएगा हमारा पहला डॉट। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 20 मीटर दिखा रहा है ना, तो इसीलिए ये जो एक छोटा बॉक्स है वो 2 मीटर दिखाएगा। अब देखते हैं, जब 20 था तो यहाँ पे 30 हो गया। ओके, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 10 के यहाँ पे आएगा ना, हमने इसको 15 के यहाँ ड्रॉ कर दिया था। अब 20 पे क्या है, ये 30 है ना, तो यहाँ पर आएगा 20 पर 30। 30 पे क्या है, 45। ओके, 30 पर है 45, तो ये हमारा 442.5 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है हमारा, मैं ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे पूरा ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। 40 पे हमारा क्या है, 60 ना, तो 40 पर आ जाएगा 60, 50 पर हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75, 60 पर क्या है 90, यानी कि 90 यहाँ पर आ जाएगा, और 70 पर है 105, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूलर रख के आपके लिए ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे थे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है ये। अगर यही हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, कुछ ऐसा 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 आता, यानी कि ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुझे लगता है हमें एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। मैं नहीं चाहता आपको 1 घंटे से ज़्यादा के वीडियो देखने पड़े। ठीक है, तो लास्ट हम यहाँ पर एंड कर देते हैं फर्स्ट ग्राफ। अभी हमारे और 2 ग्राफ्स बाकी है, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने टाइम लेकर आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा ट्राई किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।